नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके लिए एक और बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त कहानी लेकर के आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। पहले तो आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा। अगर आप में से कोई भी साथी कहानियाँ लिखने का शौक़ रखता हो और उसे कहानियाँ लिखनी आती हो तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कहानियाँ लिख सकते हैं। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम लिंक पर मुझसे डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हैं और कोई भी सवाल हो तो मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं और बाकी बातें मैं आपको वहीं पर बताऊंगा। चलिए वापस कहानी पर आते हैं। तो साथियों, आज की जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ शेयर की है, जिसका नाम है देवांश। वो मुझे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मिला था, लेकिन फर्स्ट ईयर कंप्लीट किए बिना ही उसने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया और वो दूसरा सब्जेक्ट बदलकर एक बड़े शहर में पढ़ाई करने चला गया। हाल ही में मेरी उससे मुलाकात हुई, तब उसने अपने साथ घटी एक घटना शेयर की और उसने बताया कि जिस कॉलेज के हॉस्टल में वो रहता है वहाँ पर उसके बाकी और 3 साथी भी इस पूरे हादसे में उसके साथ थे और इस पूरे हादसे में उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा काम भी किया है और एक आत्मा को मुक्ति दिलाकर उसके अपराधियों को सजा दिलवाई है। हालांकि शुरू में जब उस आत्मा ने उनसे संपर्क किया तब तो उन्हें काफी डर लगने लगा था, लेकिन जैसे जैसे उनके सामने सच्चाई की एक एक परत खुलती गई तब उन्होंने उस आत्मा की मदद करने का फैसला किया। तो दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाए उससे पहले मैं आपसे हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर अब तक भी आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस रिश्ते को दिल से मजबूत कीजिए। रिश्ता दिल से जुड़ेगा तो मुझे कहानी सुनाने में मज़ा आएगा और आपको सुनने में। और हाँ, जितने भी लोग कहानी को सुन रहे हैं वो कमेंट में एक प्यारा सा परिचय ज़रूर दे दे। और आखिर में मैं अपने कुछ लॉयल फ्रेंड्स के नाम भी लेने वाला हूँ। अच्छा, एक और ज़रूरी बात कि अगर कोई अपनी आप बीती मेरे साथ शेयर करना चाहता है ताकि मैं उसकी स्टोरी बाकी लोगों को सुनाऊं, तो वो भी मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकता है। तो चलिए अब ज़्यादा समय खराब ना करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। और आज की कहानी आप मेरे दोस्त यानी देवांश के पर्सपेक्टिव से ही सुनने वाले हैं। नमस्कार साथियों, एक बार हम कॉलेज से बहुत से छात्र पिकनिक पर गए थे। हमारा 4 मित्रों का समूह था। हम चारों मित्र अपने कॉटेज से सैर पर निकले। कॉलेज का ग्रुप भी साथ था, परंतु सब इधर उधर था। जंगली एरिया था जहां हम सब 4 करके इधर उधर फैल गए थे। कुछ आगे चलते ही हम लोगों को प्यास लगी और इंसानी आहट पाकर हमने एक झोपड़े की तरफ बढ़कर वहां आवाज लगाई। उस झोपड़े से एक नवयुवती बाहर निकल कर आई और हमसे हमारे आने का कारण पूछा। जब हम सब ने बताया कि प्यास लगने के कारण हम आहट पाकर इधर आ गए हैं, उसके बाद वह हमें झोपड़े के दरवाजे में रोककर पानी लेने चली गई। लेकिन पानी लेकर नवयुवती की जगह पर एक वृद्धा महिला वापस आई। उस वृद्धा से पूछने पर अभी वह जो अंदर गई आपकी बेटी है। उसने बताया कि इस घर में वह अकेली रहती है। यह बताते हुए आंखों में एक अलग ही तरह की रोशनी नजर आ रही थी। उसके बाद हमारी भूख प्यास सब खत्म हो चुकी थी। कंठ प्यास से कम डर के मारे अधिक सूखने लगा था। हम सब वहां से बिना पानी पिए उल्टे पांव वापस भागने लगे थे। वह वृद्धा भी खौफनाक अट्टहास करने लगी थी। उसकी हंसी वातावरण को बहुत भयानक बना रही थी। जनवरी की सर्द ठंड में भी हम सब पसीने पसीने हो गए थे। जल्दी से हम सब भागकर कॉटेज में आए। सारा सैर सपाटा पल भर में छू मंत्र हो गया था। हमारे कॉलेज का बाकी का ग्रुप जब वापस आया तो हम चारों को देखकर हैरान हुआ कि आज नंबर 1 के घुममकड़ी रजाई के अंदर घुसे हैं। हम चारों भी शाम को बिना खाना पानी के उन्हीं कपड़ों में ही सो गए थे। अभी आधी रात ही बीती थी कि हम चारों नींद में उस झोपड़े के सामने थे। वही बूढ़ी महिला हम चारों को पानी पिला रही थी, लेकिन अभी वह सामान्य सी वेशभूषा में दिख रही थी। पानी पीने के बाद हम सब ने उसका शुक्रिया कहने के लिए ज्यों ही सिर उठाया कि तभी देखा उस बूढ़ी औरत की जगह एक नवयुवती खड़ी है। जब हमने उस नवयुवती से पूछा कि वो अभी जो आपकी माता जी यहाँ खड़ी थीं वो अचानक से कहाँ चली गई, तब उसने जवाब दिया, क्यों भाइयों,
व्यर्थ में क्यों डरा रहे हो मुझे? पानी पियो और चुपचाप निकलो यहाँ से। यहाँ सिर्फ मैं अकेली रहती हूँ। अब हम चारों के सिर से पैर तक एक बार फिर से डर के मारे झंझना सा गया, लेकिन अभी चुप रहकर वहां से निकलना ही मुनासिब समझा। हम वापस पलटने को हुए कि एक बार उस वृद्धा की खौफनाक हंसी फिर सुनाई पड़ी, परंतु पलटकर देखने पर वह नवयुवती खड़ी नजर आई। हमारे शरीर को काटो तो खून नहीं जैसी हालत बन गई थी। हम दौड़कर भागना चाह रहे थे, परंतु दौड़कर भाग ही नहीं पा रहे थे। भागते भागते हम रास्ते में गिर पड़े और इतने में ही हमारी आंखें खुल गईं। देखा तो हम चारों ही बिस्तर पर थे और आश्चर्य की बात ये थी कि वे तीनों ही सपनों में कुछ बड़बड़ा रहे थे। मैंने तीनों को हिलाकर जगाया तो वे तीनों ही डरते हुए उठकर बैठ गए। पूछने पर बताया कि वे बहुत डरावना सपना देख रहे थे। जब हमने उनसे उनके सपने के बारे में पूछा तो उन्होंने अपने अपने सपनों के बारे में बताया। वे तीनों भी वही सपना देख रहे थे जो अभी कुछ वक्त पहले मैं भी देख रहा था। ये एक विचारणीय विषय था कि हम चारों एक ही सपना क्यों देख रहे थे और एक सी घटनाएं हम चारों के साथ क्यों घट रही थी। ये सिलसिला यूं ही कई दिन से चल रहा था। हमने जब अपने अन्य साथियों से जिक्र किया तब उन्होंने ये कहकर कि सपने तो कुछ भी आते रहते हैं, बात को टाल दिया। वहीं पिकनिक वाली घटना भी बताई तो बोलने लगे, हो ना हो वह भी तुम्हारे सपने का ही असर है। हम भी तो सब वहीं थे, परंतु हम चारों तो उस सपने से बेहद परेशान हो गए थे। इसलिए हम चारों ने एक बार पुनः उस जगह पर जाने का विचार बनाया। लेकिन इससे पहले इस सिलसिले में हम अपने घर वापस आने पर एक बाबा जी से मिले और उन्हें बताया। तब उन्होंने कहा कि बच्चों, वह कोई आत्मा है जो तुम्हारे जरिए कुछ बताना चाह रही है। तुम चारों को हमारे साथ उसी जगह पर एक बार फिर से चलना होगा। और हम तैयार होकर उन बाबा जी के साथ उस जगह पर चल पड़े। वहां पहुंचकर देखा तो वहां पर अब कोई झोपड़ी या मकान नहीं था। बाबा जी ने कहा, बालकों, यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सबने बताया था। लेकिन बाबा ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आसपास कुछ हलचल महसूस कर ली थी। उन्होंने हम चारों को वहां से जाने का कहकर अपनी कुछ साधना सी प्रारंभ कर दी। हम उनसे लगभग 500 मीटर की दूरी पर आ गए। वो क्या बातें कर रहे थे हमें सुनाई तो नहीं पड़ रहा था, परंतु वे कुछ बातें कर रहे थे यह समझ में आ रहा था। किससे बातें कर रहे थे वह भी हमें दिखाई नहीं पड़ रहा था। कुछ देर के पश्चात बाबा जी ने हम चारों को वापस अपने पास बुलाया और बोले, बेटा, ये एक भटकती आत्मा है, इसको आप सबकी कुछ मदद चाहिए। ये किसी को कोई जान माल की हानि नहीं पहुंचाएगी, इसको सिर्फ इंसाफ चाहिए जिसमें अब आप सब लोग इसकी मदद कर सकते हैं। हम सब ने बाबा जी से हैरत से पूछा, हम भला इनकी क्या मदद कर सकते हैं? बाबा जी ने कहा, घबराओ मत, हमारी बात ध्यान से सुनो। फिर बाबा जी सारा घटनाक्रम हम चारों को विस्तार से समझाने लगे। बाबा जी अपना संवाद खत्म करके हम चारों को वहां से लेकर चले आए। बाबा जी अपने आश्रम चले गए और हम चारों अपने कमरे में आ गए। और संयोगवश आज हम चारों अपनी नींद सुखद तरीके से पूरी कर पाए थे। ना कोई भय, ना खौफ, ना ही कोई डरावना सपना आया था। अब यह पता नहीं था कि ये उन बाबा जी की शक्तियों का प्रभाव था या फिर उन भटकती आत्माओं को हम लोगों द्वारा इंसाफ दिलाने की बात स्वीकार करने का नतीजा था। खैर, जो कुछ भी बात हो, हम इसी बात से निश्चिंत थे कि चलो आराम से अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे पाएंगे, वरना पढ़ाई प्रभावित होती, कॉलेज में जो अपना तमाशा बनता वो अलग। इस तरह हमारा 2 दिन शांतिपूर्ण बीत चुका था, परंतु जब भी उस घटना को हम याद करते थे मन में अचानक एक सिहरन सी भर जाती थी। ठीक 3 दिन बाद बाबा जी ने हम चारों को एक साथ अपने आश्रम पर बुलाया। हम चारों कॉलेज छूटते ही उनके आश्रम में पहुंच गए। उन्होंने हमें बैठने का कहकर स्वयं अपने आश्रम के अंदर चले गए। हम वहीं बैठकर उत्सुकतावश उनका इंतजार कर रहे थे। कुछ समय पश्चात अपने 2 सेवकों के माध्यम से हमारे लिए जलपान लेकर आए और हम चारों को दिया। भूख तो हम चारों को ही जोरों की लगी थी, क्योंकि हम कॉलेज से सीधा उनके आश्रम पहुंच गए थे। परंतु फिर भी औपचारिकतावश हम सब ने कहा कि इस सब की क्या आवश्यकता थी। बाबा जी ने कहा,
बालकों, आपके चेहरे का भूख के मारे तेज गायब है। किसी भी विचार विमर्श के लिए स्वस्थ और चेहरे में तेज होना आवश्यक है, और कुछ भी सोचने समझने का रास्ता पेट के रास्ते से ही होकर गुजरता है। इसलिए आप चारों निश्चिंत होकर इसे अपना ही घर समझकर जलपान ग्रहण करो, फिर काम की बातें करते हैं। बाबा जी के कहे अनुसार हम सब ने जलपान ग्रहण किया और उनकी योजना की प्रतीक्षा करने लगे। इतना तो हम सब आश्वस्त हो ही चुके थे कि उनके साथ रहकर हमारा कुछ अनिष्ट नहीं होने वाला है, परंतु फिर भी अब भी गंभीर सवाल मन में उथल पुथल मचाए हुए था कि आखिर हम चारों को करना क्या होगा। बाबा जी हमारी मुख मुद्रा देखकर हमारे मन में चल रही उथल पुथल को शायद भांप चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा, बच्चों, आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ना ही आपका कोई नुकसान होगा, ना ही किसी और का। सिर्फ आप लोगों को थोड़ी सी मदद करनी होगी, जिससे गुनहगार अपना गुनाह कबूल कर लें और उन भटकती आत्माओं को इंसाफ मिल जाएगा, तो उन्हीं इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी। हम चारों ने स्वीकारोक्ति में बिना कुछ बोले अपने सिर हिला दिए। फिर हिम्मत बटोरकर हमने बाबा जी से पूछ लिया, लेकिन बाबा जी, उन आत्माओं का गुनहगार आखिर है कौन? बाबा जी ने जवाब दिया, बच्चों, धैर्य रखो, शीघ्र ही यह भी पता चल जाएगा। फिर बाबा जी हमें अपनी योजना के बारे में विस्तार से समझाने लगे, परंतु अभी भी यह किसके खिलाफ उपयोग करना है यह नहीं बताया था। बाबा जी ने सब कुछ समझाने के बाद हम सब से कहा, अब आप चारों जा सकते हैं, लेकिन याद रहे यह बात किसी को जाहिर नहीं करना है। जाकर अपने कॉलेज के वार्षिक सम्मेलन की तैयारियां करो। हम लोग बाबा जी को प्रणाम कर वहां से चले आए और मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी झमेले में पड़ जाएं, वरना अपने माता पिता को क्या जवाब देंगे, जिन्होंने इतनी आशाओं के साथ इतना दूर हमें पढ़ लिख कर काबिल बनने के लिए भेजा है। फिर उसके बाद हम चारों ही एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे, चलो जो होगा देखा जाएगा। दुनिया में कई ढोंगी बाबाओं के बारे में सुना था, इसलिए मन में यदा कदा यह विचार भी आ जाते थे कि कहीं ये बाबा जी भी ऐसे तो नहीं हैं जो हम लोगों को अपनी स्वार्थ पूर्ति के इरादे से कुछ गलत कामों में धकेल दें, जिसमें हम सब उलझ कर रह जाएं। और हम चारों ही एक दूसरे से विचार विमर्श करते और एक दूसरे को समझाते कि जब कभी भी हमें अंदेशा होगा कि गलत कदम बढ़ाए जा रहे हैं, तो हम सब कुछ छोड़कर वहां से भाग लेंगे, किसी दलदल में कदम नहीं रखेंगे। कोई छोटे बच्चे तो हम हैं नहीं जो कोई हमें जबरदस्ती पकड़ लेगा। बस यूं ही एक दूसरे को तसल्ली दे लेते थे। रात भर यही सोचते सोचते कब हमारी आंखें लग गई पता ही नहीं चला। सुबह जब नींद खुली तो सूरज सर पर चढ़ आया था। आज हम सब देर रात तक जागते रहने के कारण बहुत देर तक सोते रह गए थे। फिर जल्दी जल्दी हम सब बारी बारी से फ्रेश हुए और अपना चाय नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल गए। कॉलेज पहुंचे तो वहां भी आज कुछ अलग सा माहौल लग रहा था। अब पता नहीं हम बदले थे या कॉलेज के लोग बदले हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। परंतु हमने अपनी बात किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि बाबा जी ने किसी से ना बताने की सख्त हिदायत दे रखी थी। फिर भी कॉलेज में पसरा सन्नाटा व्यग्रता बढ़ा रहा था, इसीलिए हिम्मत करके प्यून से पूछ ही लिए कि काका, ये कॉलेज में आज इतनी शांति क्यों व्याप्त है? काका ने बताया, यहाँ कॉलेज में कुछ डराने वाली घटनाएं हो रही हैं, जिससे सभी छात्र भयभीत हैं। प्रिंसिपल साहब ने सबसे कहकर रखा है कि जरा सावधानी पूर्वक रहें और किसी अफवाह को बाहर हवा ना दें, कॉलेज की छवि खराब होगी। हमारे एक साथी अंशुल ने पूछ लिया, अच्छा तो इसलिए इतना सन्नाटा पसरा है यहाँ? काका ने जवाब दिया, हाँ बेटा, हमें तो यही बताया गया है। और इतना कहकर वे अपनी ड्यूटी संभालने हेतु चले गए। प्यून के बताए अनुसार हम भी समझने की कोशिश करने लगे कि आखिर बात क्या हो सकती है। हम दोबारा काका के पास पहुंचे और इस बात को भी हमने अपने साथ घटित घटना से जोड़ते हुए आगे की बात जानने की इच्छा से प्यून से पूछ लिया, काका, यहाँ ऐसी कौन सी डरावनी घटनाएं हो रही हैं और ये सब किसने देखा है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था। काका ने जवाब दिया, अधिक तो मुझे भी कुछ नहीं पता बेटा। कॉलेज के ट्रस्टी जी का बेटा और कुछ छात्रों ने कुछ देखा है,
ट्रस्टी जी भी आए हुए थे। प्रिंसिपल सर ने सबको आगाह किया है कि ये बातें सब वहम हैं, अफवाहों पर ध्यान ना दें, सब अपने अपने पढ़ाई लिखाई और काम काज पर ध्यान दें। हमने काका से पूछा, काका लेकिन ऐसा देख क्या लिया है जो प्रिंसिपल सर ने आगाह किया है? काका ने हम सबसे कहा, पता नहीं बेटा, कुछ आत्मा वात्मा का चक्कर है। तुम लोग वो ट्रस्टी जी के बेटे आदित्य से ही क्यों नहीं पूछ लेते हो? हम लोग काका को धन्यवाद कर वहां से अपनी क्लास की ओर चल पड़े। वहां भी पहुंचकर देखा तो मरघट सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वहां भी पूछने पर वही गोलमोल सी बातें बताई गई जो काका ने पहले ही बता दी थी। इस क्लास के बाद वार्षिक उत्सव की तैयारियों पर चर्चा करनी थी। किसी तरह पीरियड खत्म हुआ और हम सब रिहर्सल रूम की तरफ चल पड़े। हम चारों एक दूसरे को शांत रहने के इशारे कर अपनी जगह पर बैठ गए, परंतु पढ़ाई लिखाई में मन कहाँ लगता। रह रहकर वही पुरानी सब बातें याद आ रही थीं। वहां पहुंचकर भी वार्षिक उत्सव की तैयारियों से अधिक डरावनी घटना चर्चा का विषय थी। हम चारों ने भी तैयारियों में थोड़ा सा अपना योगदान दिया और वहां से अपने कमरे के लिए निकल पड़े। दिन किसी तरह बीत गया, रात आ गई। आज हम चारों फिर रात में विचरण करने लगे और आज हम उस झोपड़ी में न होकर अपने कॉलेज के इर्द गिर्द भटक रहे थे। और आज हंसने का अट्टाहस नहीं बल्कि किसी महिला की चीत्कार हमारे कानों में सुनाई पड़ रही थी, जो रो रो कर बचाओ बचाओ की गुहार लगा रही थी। हमने सामने जाकर देखा तो वही नव युवती नजर आई जो उस झोपड़े में मिली थी। उसके बाद हमारी नींद खुल गई और हम भीग कर झटके से उठ बैठे। हमारी चीखने की आवाज से हमारे तीनों साथी भी उठ बैठे थे। उन्होंने हमसे हमारे चीखने का कारण पूछा और जब हमने बताया तो उन्होंने कहा, कमाल है, यही सपना तो हम भी देख रहे थे कि एक महिला कॉलेज की पुराने बिल्डिंग तरफ मदद की गुहार लगाती दौड़ रही थी, पर यह समझ नहीं आया कि वो किससे बचना चाह रही थी। हमने कहा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ पता चल ही जाएगा। हमारे उन तीनों साथियों ने भी सहमति में सिर हिलाया। रात्रि का आधा प्रहर ही बीता था, इसलिए फिर से हम सब पलटकर सो गए। अगली रोज सुबह उठकर हम चारों ही आपस में बात करने लगे कि हमने इस बार पिकनिक में जाकर क्या भला मोल ले ली। पूरा जीवन ही प्रभावित हो गया। पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, सब कुछ इस एक कमरे में कैद होकर रह गए हैं, जैसे किसी कारागार में हो। ना ही किसी से अपने दिल की बात कर सकते हैं। इतने तक तो ठीक था, अब तो रातों की नींद भी हराम हो चुकी है। हम चारों आपस में बैठे अभी यही बातें कर ही रहे थे कि उन बाबा जी का फोन आ गया और उन्होंने कहा, बच्चों, आप कमरे में कैद नहीं हो, पहले की तरह ही आजाद हो। घूमो फिरो, खाओ पियो, पढ़ो लिखो, आनंद से रहो। किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है तुम पर, परंतु इतना अवश्य ध्यान रखना, तुम्हें ही सहायता के लिए किसी ने क्यों चुना? वो इसलिए कि तुम चारों में कोई खूबी देखी होगी। जीते जी व्यक्ति जो बातें महसूस नहीं कर पाता, वह मृत्यु के बाद महसूस कर सकता है, परंतु सशरीर न होने के कारण वह असमर्थ रहता है, अतः अपनी या किसी और की मदद नहीं कर पाता। इसलिए जीवित प्राणी का सहारा लेना पड़ता है। आप सब चाहते हैं कि आपकी सहायता से किसी पीड़ित को इंसाफ मिल जाए तो साथ दीजिए, नहीं देना चाहते तो भी कोई बाध्यता नहीं है। हम बात करके समझा देंगे उन पीड़ित आत्माओं को। आप सब एक बार स्वतंत्र मन से विचार विमर्श कर लीजिए, जो जवाब हो हमें बता देना, उसी के अनुरूप हम आगे की कार्यवाही प्रारंभ करेंगे। अभी हम फोन रखते हैं, जैसा भी हो शीघ्र जवाब देना आप सब। और हाँ, आपका हाँ या ना कोई भी जवाब होगा, दोनों ही स्थिति में आप सुरक्षित हो, आप सबको कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद बाबा जी ने फोन काट दिया और हम चारों बौराए से एक दूसरे को ताक रहे थे कि ये बिना बताए हमारी हालत का अंदाजा बाबा जी को कैसे हो गया। अब बाबा जी पर पूरा भरोसा होता जा रहा था कि अवश्य बाबा जी में कुछ चमत्कारिक शक्तियां मौजूद है, जिससे हमारी स्थिति का अंदाजा करके हमें सांत्वना दी। अब जरूर हमें कुछ नहीं होगा। हम चारों ने आपसी विचार विमर्श करके सहमति स्वरूप बाबा जी को फोन लगाया और बताया कि बाबा जी, हम आपके साथ हैं, हर संभव मदद करने के लिए भी पूर्णतः तैयार हैं। बाबा जी ने जवाब दिया, हमें झांत था बालकों, आप कृपालु हैं, ऐसे ही किसी ने आपका चयन नहीं किया है।
कोई तो बात अवश्य रही होगी आप सब में, और संभवतः आप भी उन्हें जानते हैं। जब वो अपने असली रूप में आएगी तब आप पहचान पाएंगे। बाबा जी के फोन रखने के बाद हमारे मन में इस बारे में अधिक से अधिक जानने की उत्सुकता जागने लगी थी कि आखिर ऐसा कौन है जिसको हम जानते हैं, और वह भी अपने लिए इंसाफ प्राप्त करने हेतु हम चारों को ही क्यों माध्यम बनाना चाहता है, और ऐसा उसके जीवन में क्या हुआ होगा जिसके लिए उसको इंसाफ चाहिए। हम चारों ही एक दूसरे को सवालिया नजरों से देख रहे थे, परंतु हम सभी इस बात से अनजान थे। इसलिए अब इस बात को समय के हवाले छोड़ देने में ही हम सबकी भलाई थी। इसके बाद हम अपने दैनिक कामों में व्यस्त हो गए। दिन भर की थकान से रात्रि में खाना खाने के बाद जल्द ही नींद आ गई। मध्य रात्रि ही बीती थी कि फिर वही सपना, एक लड़की कॉलेज के खंडहर में बचाओ बचाओ चिल्लाती हुई भाग रही है। उसका चेहरा भागने के कारण बेतरतीब बालों से ढका हुआ है, जिससे हमें पहचानने में दिक्कत हो रही थी। उसकी आवाज की दिशा में हम लोग जा रहे हैं, परंतु वहां ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा जिससे बचने के लिए वो मदद की गुहार लगा रही है। हमारे सबके पूछने पर भी वह भागती हुई वहीं आगे बढ़ती जा रही है और हम उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। हमारे एक मित्र दिनेश ने भागकर उसको पकड़ लिया और उसके चेहरे से उसके बिखरे बाल समेटकर हटाता है कि तभी हमारी नींद खुल जाती है और हम आज भी उसका चेहरा नहीं देख पाते हैं। नींद खुलते ही हमने एक नजर घड़ी की ओर डाली, तब देखा तो सुबह के 5 बज रहे थे। हमारे तीनों साथी अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। हमने भी अपना चादर खींचकर फिर से सोने का उपक्रम किया, यह सोचकर कि इतना सुबह से जागकर भी क्या करेंगे। लेटा तो था, परंतु नींद अब हमारी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। बस काफी देर तक करवटें बदलता रहा। साथियों को भी हमने नहीं उठाया कि उनकी नींद क्यों खराब की जाए। जब बिस्तर में बेचैनी सी होने लगी तब उठकर मेन हॉल की तरफ टहलने लगा, जो कि मकान मालिक का था। जरूरत पड़ने पर हम भी उपयोग कर सकते थे। बाहर लोगों की आवाजाही महसूस होने लगी थी। कई लोग जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक आदि ले निकलते हैं। बाहर काफी आकाशीय प्रकाश भी फैल चुका था, परंतु हमारे मन में अभी भी उथल पुथल मची हुई थी। थोड़े समय टहलने के पश्चात वहीं बैठकर मैं पढ़ाई करने लगा। फिर पढ़ाई करते हुए मुझे समय का भी ध्यान नहीं रहा। जब हमारे तीनों साथी उठकर बाहर आए और मुझे पढ़ता हुआ देखकर उन्होंने पूछा भी, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तब मैंने अपनी कहानी उनको सुना दी। वे मुझसे नाराज होने लगे कि भाई, हम तीनों को उठाना चाहिए था ना, ये क्या बात हुई? अकेले टहल रहे हो 2-3 घंटों से, मान लो कोई दिक्कत हो जाती फिर। मैंने उनको समझाया, कुछ नहीं होगा यारों, अब निश्चिंत रहो, बाबा जी है ना हमारे साथ, और फिर हमने किसी के साथ कोई गलत नहीं किया तो ईश्वर भी हमारा कुछ बुरा नहीं करेंगे। हमारे समझाने के बाद वे तीनों शांत हो गए थे, परंतु फिर भी यह पूछा कि चलो ठीक है, माना कि तुमने सपना देखा, परंतु उठकर टहलने क्यों लगे थे? फिर सो जाना चाहिए था। तब मैंने उन्हें बताया कि बेचैनी होने लगी थी, नींद ही नहीं आ रही थी, इसलिए अब हम चाहते हैं कि इस परेशानी को जल्दी से जल्दी खत्म करें। जो भी मदद हमसे बन पड़े वो करके फ्री हो जाए, क्योंकि पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जो कोई भी है, जब उसको इंसाफ मिल जाएगा तो ना ही हमें सपने आएंगे, ना ये सब कुछ होगा। उन तीनों ने भी कहा, हाँ यार, बात तो तुम्हारी भी एकदम सही है। फिर मैंने ही कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो फ्रेश हो लें, नहा धोकर तैयार हो जाएं, फिर अपना नाश्ता तैयार करें और कॉलेज चलकर देखें अगली गतिविधि क्या होगी। फिर रोज की ही भांति हम सब ने बारी बारी से नहाया धोया, क्योंकि हमारे 20 बाई 20 के रूम में सिर्फ एक ही बाथरूम था। दीवार पर 4 शेल्फ बने हुए थे, जहां पर हम चारों अपने अपने सामान रखते थे, और उन्हीं के बगल से हमने अपने अपने सिंगल बेड रखे हुए थे। बीचों बीच एक बड़ा सा टेबल था, जिसके इर्द गिर्द हमने 4 कुर्सियां रख ली थीं। जब जरूरत होती तब रख लेते, उसके बाद समेटकर चारों को ऊपर नीचे रख देते। बस यही थी हमारी कॉलेज लाइफ। हम सब ने जब नहा लिया तो मिलकर नाश्ता बनाया, और नाश्ता करके कॉलेज के निकलने से पहले बाबा जी से मिलने गए, क्योंकि उन्होंने हमें आज सुबह ही बुलाया था। बाबा जी के यहाँ पहुंचकर हमने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने बैठने का इशारा किया
तो हम सब वहीं पर एक किनारे बैठ गए। उन्होंने हमसे जलपान के विषय में पूछा। तब हमने उन्हें बताया कि बाबा जी, आज हम घर से अभी नाश्ता करके ही आ रहे हैं, इसलिए अभी कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने भी सहमति में ऐसे सिर हिलाया जैसे उन्होंने देखा हो कि हमारे पेट भरे हुए हैं। फिर उन्होंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, बालकों, हमने आपको इसलिए बुलाया है कि इस वार्षिक उत्सव में आप जो नाटिका करने वाले हैं उसका कथानक हम आपको लिख कर देने वाले हैं और जल्दी से जल्दी हमें इस मामले को खत्म करना होगा। इसी पूर्णमासी को इस कहानी का खात्मा हो जाएगा। पूर्णमासी आज से ठीक 3 दिन बाद है, इसलिए आप सब अपने आप को तैयार कर लें। आपकी नाटिका का कथानक सुन देखकर आपको बहुत से लोग रोकने का प्रयास करेंगे, परंतु आपको अपने निश्चय में दृढ़ रहना होगा। ये आपको तय करना होगा कि विरोध करने वालों का मुकाबला आपको किस तरीके से करना है और अपनी नाटिका को आगे कैसे जारी रखना है। बाबा जी ने हमें अपनी कहानी की रूपरेखा समझाई। हम सब उनकी कहानी समझकर वहां से अपने कॉलेज के लिए चल पड़े। कॉलेज पहुंचकर देखा, वहां आज भी वही भय का माहौल व्याप्त था। जहां प्रतिनेहा का रिहर्सल होना था, वहां पहुंचकर एक नजर देखा। तैयारियां चल रही थीं, लड़कियों के प्रोग्राम चल रहे थे, इसलिए हम अपनी क्लास में चले गए, ये सोचकर कि जब तक हमारी बारी आती है तब तक हम एक आध पीरियड पढ़ाई ही कर लेते हैं। हम अपनी क्लास अटेंड कर रहे थे, परंतु रह रहकर वहीं ध्यान भटक रहा था बाबा जी की कही हुई बातों पर, क्योंकि उन्होंने हमें यह तो बताया था कि नाटिका का कथानक ऐसा होगा, परंतु यह नहीं बताया था कि ये नाटिका क्यों और कैसे किसी को इंसाफ दिला पाएगी। इसलिए हमारे मन मस्तिष्क में उथल पुथल चल रही थी। बस उस घड़ी का इंतजार था कि कब जल्दी से जल्दी पूर्णमासी आए। और संयोग से हमारे कॉलेज का वार्षिकोत्सव भी पूर्णमासी को ही संपन्न होना था। हम क्लास में बैठे लेक्चर अटेंड कर रहे थे, परंतु अधिक से अधिक ध्यान हमारा वार्षिकोत्सव में ही था। हम चारों मित्र एक दूसरे को देख लेते और अपनी किताब कापियों पर नजर गड़ा लेते। शायद मेरे जैसा ही हाल उन तीनों का भी था। हमारी व्यग्रता को शायद हमारे टीचर भी महसूस कर रहे थे, परंतु वह ये नहीं समझ रहे थे कि हम किस बात से परेशान हैं। सर ने मुझसे बोला, देवांश, क्या बात है, रिहर्सल में जाना है क्या? हमने भी उन्हें जवाब दिया, नहीं सर, क्लास खत्म करके जाएंगे, अभी लड़कियों के प्रोग्राम की तैयारियां चल रही हैं। उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, पर इस तरह मुंह क्यों लटकाए हुए हो? हमने भी उन्हें बताया कि सर कुछ निजी परेशानी है। उन्हें भी क्या बताते कि भूत प्रेत पीछा कर रहे हैं। एक बात बाबा जी ने मना किया हुआ था, वह तो था ही। दूसरी बात, कक्षा में अभी तमाशा बनेगा, वह अलग। किसी तरह से हमारी ये क्लास संपन्न हुई और हम भागकर रिहर्सल रूम में पहुंचे। अभी भी बालिकाओं के प्रोग्राम ही चल रहे थे, इसलिए हम चारों वहीं लड़कों की कतार में जाकर बैठ गए। उसके बाद लड़कों की बारी आई। शुरुआत कुछ अन्य कार्यक्रमों से हुई। हम अपने प्रोग्राम की तैयारी बाबा जी के निर्देशानुसार सबसे आखिरी में करते थे। जब कॉलेज का प्रशासनिक अमला और प्रबंधन समूह वापस चला जाता था, मुख्य कार्यक्रम देखने के बाद रोज ही सारी प्रबंधन कमेटी चली जाती थी, इसलिए आखिरी में हमारा प्रोग्राम रखने में हमें और भी आसानी होती थी। बस किसी तरह हमारी भी रिहर्सल पूरी हुई और हम अपने कमरे की ओर भागे, क्योंकि हमें उस रिहर्सल वगैरह में कोई विशेष रुचि नहीं थी, बल्कि हमारा तो उद्देश्य उस लक्ष्य को पूरा करके मुक्त होना था। कमरे में पहुंचकर टेबल में अपने अपने बैग फेंके और अपने अपने बिस्तरों में ऐसे पसर गए जैसे कई जन्मों से बिस्तर ना देखा हो। हम यूं ही उन्हीं कपड़ों में सो गए। रोज की भांति चाय पानी तक कुछ नहीं किया। जब हमारी नींद खुली तब शाम को 8 बज रहे थे। हम 4 मित्रों में से एक आयुष गया तो दूध लेकर आया और उठकर हमने चाय बनाई। फिर चाय पीते हुए कॉलेज और फंक्शन की बातें होती रहीं। उसके बाद हम सब पढ़ाई करने बैठ गए। पढ़ाई में हम में से किसी का मन नहीं लग रहा था। तब हमारे मित्र अंशुल ने कहा, यार कौन सा मनहूस दिन था जिस दिन हम उस पिकनिक में चले गए थे। उस दिन से पूरी जिंदगी ही झंड में चली गई है। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, जैसे सब कुछ हराम हो चुका है। तब दूसरे मित्र दिनेश ने कहा,
बस थोड़े दिन की ही बात है भाई। जब इतने दिन से सब कुछ झेल ही रहे हैं तो 2-3 दिन और सही, ये 2-3 दिन भी कट ही जाएंगे। मैंने भी अंशुल को दिलासा दी कि दिनेश सही कह रहा है। अंशुल, बस थोड़े दिन की ही बात है भाई, फिर हम सब फ्री हो जाएंगे। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप हम दोनों को देखता रहा। थोड़ी देर की पढ़ाई के पश्चात हम सब ने किताबें और कापियां समेटकर किनारे रखी और रात का खाना बनाने की तैयारी करने लगे। तभी आयुष ने रोककर कहा, भाई आज हम घर पर खाना नहीं बनाते, चलते हैं आज बाहर से खाकर आ जाएं। इसी बहाने अपने अंशुल भाई का मूड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। दिनेश ने उसको टोका भी कि इतना पैसा नहीं खर्च करते यार, अभी पढ़ाई का पूरा साल बाकी है। तब उसने कहा, चिल यार, आज की पार्टी हमारी तरफ से होगी। हम सब ने बहुत मना किया, परंतु वह नहीं माना, अपनी जिद में अड़ा ही रहा। आखिरकार हमने भी उसकी पेशकश स्वीकार ही कर ली। आयुष हम तीनों से कुछ अधिक रिच परिवार से भी बिलोंग करता था, इसलिए उसके लिए ये पार्टी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। कटी सब्जियां हमने एक किनारे रखी कि अगले रोज बन जाएंगी और सभी लोग बाहर जाने के लिए तैयार होने लगे। थोड़े ही समय पश्चात हम चारों तैयार होकर पास के ही एक मध्यम स्तर के रेस्तरां में पहुंच गए और अपने हिसाब का खाना ऑर्डर कर दिया। रेस्तरां में हमारी चर्चा का विषय पढ़ाई और प्रतियोगिता ही रहा। सादगी से खाना खाकर हम चारों वापस अपने कमरे में आ गए। हम चारों में से ड्रिंक या स्मोकिंग जैसी बुरी लत किसी को भी नहीं थी। खाना खाकर हम सब सीधा अपने अपने बिस्तरों के हवाले हो गए, क्योंकि खाना खाकर पैदल चलते चलते हम में से किसी की अब पढ़ाई करने की हिम्मत नहीं बची थी। हमारे पास सिर्फ एक बाइक थी, आयुष की। उसमें 4 लोगों को एक साथ चलना मुश्किल था, इसलिए वो अक्सर घर पर ही खड़ी रहती थी। जब हम में से किसी 1 या 2 को अर्जेंट में कभी कहीं जाना होता था, तभी हम उसका उपयोग करते थे, अन्यथा अधिक पैदल ही चलते थे। रेस्तरां से खाना खाकर हम जो वापस आए कि फिर ऐसे औंधे मुंह बिस्तर पर गिरे और नींद अगले रोज सुबह ही खुली। हम उठते ही अपने कॉलेज के कार्यक्रम की तैयारियों के लिए लग गए, क्योंकि आज का ही दिन था फाइनल रिहर्सल के लिए और आज थोड़ा जल्दी भी पहुंचना था। उसके बाद एक दिन छोड़कर सीधा वार्षिकोत्सव ही होना था। हमने नहा धोकर अपना नाश्ता तैयार किया और फटाफट नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल गए। कॉलेज में आज अध्यापकों ने भी टीचिंग न करके फाइनल रिहर्सल के लिए अनुमति दे दी थी। हम सब उस कक्ष में पहुंच गए जहां वार्षिकोत्सव की तैयारियां चल रही थीं। सबकी प्रतियोगिताओं की बारी बारी से फाइनल तैयारी चल रही थी। जब हमारी बारी आई तब हमने भी अपना प्रोग्राम सबसे आखिरी में रखा। ऐसा इसलिए कि बाबा जी के यही आदेश थे कि अपने प्रोग्राम को आखिरी में रखोगे तब तक कॉलेज प्रबंधन चला जाएगा। लेकिन आज हमारा प्रोग्राम जब चालू होना था, उस समय पूरा निकाय बैठा हुआ था, इसलिए हम थोड़ा सा परेशान थे कि बाबा जी ने तो कहा था कि प्रतिदिन जब प्रशासनिक अमला चला जाया करेगा तब अपने प्रोग्राम को रखना है। लेकिन हमारा प्रोग्राम चालू होने से पहले ट्रस्टी जी को कोई फोन कॉल आया और वे चल पड़े। पीछे से प्रिंसिपल और डायरेक्टर व अन्य प्रशासनिक निकाय भी चला गया। अब कुछ चुने हुए शिक्षक ही बाकी बचे थे जो हम सबको पढ़ाते थे, अतः हमने भी अपना प्रोग्राम चालू कर दिया। खचाखच भरे रिहर्सल हॉल में सबकी प्रस्तुति ने एक से बढ़कर एक समा बांधा। सबकी तैयारियां एक से बढ़कर एक थीं। हमारी नाटिका की भी सराहना हुई, परंतु हमारे लिए वह नाटिका से अधिक इस बला से मुक्ति का साधन थी। आखिरी तैयारी पूरी होने के बाद सब अपने अपने घर के लिए निकल लिए। हमारे लिए उन बाबा जी का फोन आया तो हम चारों उनके यहाँ पहुंच गए। उन्होंने हम चारों को जलपान कराया। उसके बाद कई दिशा निर्देश दिए। बातों बातों में हमने उनसे पूछ लिया, बाबा जी, यदि कोई आत्मा इतनी पावरफुल है तो अपने लिए खुद क्यों नहीं लड़ती? वो तो अपनी मदद खुद ही कर सकती है। तब उन्होंने बताया कि बालकों, कोई भी आत्मा चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, परंतु उसको सहयोग के लिए एक मानव शरीर की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। वह आत्मा अकेले बिना शरीर के कुछ भी नहीं कर सकती है। जो लोग कहते हैं आत्मा ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये सब कोरी अफवाह है। शरीर रूप में कभी दिख सकती है,
परंतु आप उसे स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हम सब बाबा जी की अनुमति लेकर उनके आश्रम से अपने कमरे के लिए चल पड़े। हम सब अपने कमरे में पहुंचते ही आराम करने लगे और पता ही नहीं चला दिन भर की थकान के कारण हमें कब नींद आ गई। हम चारों हड़बड़ा कर उठे और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जब नींद खुली तब देखा रात्रि के 9 बज रहे थे। अंशुल ने कहा, भाई अब कोई तैयारी कैसे होगी? रात के 9 बज गए। लगातार 5 बजे से 9 बजे तक 4 घंटे हम सोते रह गए। दिनेश उठा और सबके लिए चाय बनाकर ले आया। सबने बैठकर चाय पी और पढ़ने बैठ गए। भूख कम सी थी, इसलिए आयुष जाकर पास की ही दुकान से कुछ स्वल्पाहार लेकर आ गया, ताकि मध्य रात्रि में यदि भूख लगती है तो कुछ बनाना ना पड़े। इसी स्वल्पाहार और चाय कॉफी से काम चल जाएगा। रात्रि में 12-1 बजे तक हम पढ़ते रहे। उसके बाद पुनः लेट गए। नींद तो अभी भी नहीं आ रही थी, परंतु अब देर रात तक जागकर पढ़ाई भी नहीं हो पा रही थी, इसलिए लेटना ही उचित लगा। बस फिर क्या था, हम चारों बड़ी लाइट बंद करके नाइट लाइट ऑन की और अपने अपने बिस्तर के हवाले हो गए। फिर वहीं से लेटे लेटे अगली रूपरेखा की भूमिका बांधते रहे। उसके बाद कब नींद आ गई हमें खुद पता नहीं चला। सुबह 7 बजे रोज की ही भांति हमारी नींद खुल गई। आज का दिन हमारी तैयारियों का दिन था। जो भी आवश्यक सामग्री बाजार से लानी थी या जो भी हमारे पास पहले से मौजूद था, उसको कल के लिए तैयार रखना। आज पूरे दिन का यही बाकी काम करना था। अतः हम सबने चाय नाश्ता करके मकान मालिक के हॉल में बैठकर टीवी देखने का मन बनाया, क्योंकि आज पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मकान मालिक की माताजी, जिन्हें हम सब दादी कहकर बुलाते थे, उन्होंने पूछ भी लिया, क्या बात है, आज हमारे पढ़ाकू सुबह सुबह अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर नाच गाने देख रहे हैं। हमने भी उन्हें बताया, दादी कल हमारे कॉलेज में वार्षिकोत्सव है, बस आज उसी की तैयारियां करनी है, इसलिए बाजार जाना है, परंतु अभी बाजार खुला ही नहीं होगा, इसलिए हम सब टीवी देखने लगे। दादी ने अपने हाथ मटकाते हुए कहा, तभी तो मैं सोचूं कि आखिर बात क्या है, जो पढ़ाकू आज टीवी देख रहे हैं। और ऐसा बोलते हुए वे अपने घर के अंदर चली गईं। अभी वो मॉर्निंग वॉक से आई थी। वो सुबह शाम 1-1 घंटे टहलती थी और 70 की उम्र में भी चुस्त दुरुस्त थी। बल्कि चाची, जो उनकी बहू थी, उनमें इतनी फुर्ती नहीं थी। तीज त्योहारों में कुछ भी बनता वह हम चारों को भेजती थी। कुल मिलाकर अच्छा परिवार था। ऐसा नहीं लगता था कि हम उनके किराएदार हैं। चाचा यानी मकान मालिक केंद्रीय सरकार की नौकरी में थे। वो सुबह ही अपनी ड्यूटी पर चले जाते थे। दादाजी का 2-4 वर्ष पूर्व ही देहांत हो चुका था। चाचा चाची के 2 बेटे थे, जो हम लोगों से 2-4 वर्ष छोटे थे। वे दोनों भाई भी बहुत अच्छे थे। जब बाजार खुलने का समय हुआ तब हम वहां से उठकर चल पड़े और नहा धोकर तैयार हो बाजार के लिए निकल गए। हम चारों ने बाजार पहुंचकर कार्यक्रम हेतु आवश्यक सामग्री खरीदी और वापस अपने कमरे में आ गए। वजह जो भी हो, परंतु आजकल थोड़े से ही काम से थकान बहुत अधिक लगने लगी थी। अतः आते ही हम फिर से आराम करने लगे। उसके बाद दोपहर तक अगले रोज के कार्यक्रम की पूरी तैयारी करके हम फ्री हो गए। एक बार क्रॉस चेक भी कर लिया। किसी तरह दिन बीता, रात आ गई। रात में भी कल की प्रतियोगिता का ही डर समाया हुआ था। अतः समय का ध्यान रखते हुए हम जल्दी से खाना पानी करके सो गए। सुबह जल्दी से उठ गए, क्योंकि आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसके बाद हम खुली हवा में सांस ले पाएंगे। हम जल्दी से तैयार होकर कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज में दिव्या और सुप्रिया, जो मेरी और दिनेश की दोस्त थीं, उन्हीं के साथ बैठकर एक बार नाटिका के बारे में डिस्कशन किया। नेहा और रागिनी ये अंशुल और आयुष की दोस्त थीं। वह भी जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद करने के लिए तैयार थीं। आखिर वो समय भी आ गया जब 11 बजे से कॉलेज के सभा हॉल में रंगारंग प्रस्तुतियां चालू हो गईं। एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे थे। सभा हॉल रह रहकर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। हम चारों इस विषय में बात कर रहे थे कि इतनी सुंदर प्रस्तुतियों के बीच हमारी नाटिका का क्या मोल। तब अंशुल ने कहा, हमें कौन सा प्रस्तुति देनी थी? वो तो हम लोग बाबा जी के कहने पर तैयार हुए हैं। हम तो सिर्फ यहां पढ़ने के लिए हैं।
ये रंगारंग वगैरह अपने वश की बात भी नहीं है। नंबर आए या ना आए, अपनी ड्यूटी पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, सब पर से आज बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा और साथ ही किसी को इंसाफ मिल जाएगा। नेहा ने पूछा, हमारे समझ में अब तक नहीं आया कि तुम लोगों की इस नाटिका से भला किसी को क्या और कैसे इंसाफ मिलेगा। दिनेश ने कहा, समझ तो हमारे खुद भी कुछ नहीं आया, पर जो भी बात है आज उस पर से पर्दा उठ ही जाएगा। तब तक थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। सबके कार्यक्रम बारी बारी से चल रहे थे। जब हमारा नाम पुकारा गया, देवांश सैन और उनका ग्रुप अब अपनी प्रस्तुति देगा। मानो हमारी धड़कनें ही थम गई हों। फिर किसी तरह हिम्मत करके हम सब उठकर मंच की तरफ गए और औपचारिक अभिवादन करके अपना परिचय दिया। उसके बाद अपनी नाटिका को आगे बढ़ाने हेतु 2 शब्द कहे। पायल शर्मा, जिसका असली नाम दीपिका है, वो कॉलेज के चौकीदार भूरालाल की बेटी है। वो कॉलेज के ट्रस्टी जोगिंदर पटेल के बेटे सुधीर, जिसका असली नाम आदित्य है, उससे प्यार करती है। हम चारों दोस्त आदित्य, भूरालाल, ट्रस्टी जी और सहयोगी की भूमिका में थे। दिव्या और उसकी 3 सहेलियां पायल, रोहिणी, पायल की मां और डॉक्टर की भूमिका निभा रही थी। कुछ अन्य सहायक कलाकार अपनी कक्षा से ले लिए थे। सुधीर ने पायल को बहुत इम्प्रेस किया। अनेकों वादे किए, परंतु पायल ने हर बार यह कहकर ठुकराया कि हमारा और आपका कोई मेल नहीं है। आपकी दुनिया में हम एक धूल का कण भी नहीं हैं। लेकिन सुधीर के बहुत मनोहार करने पर पायल को झुकना पड़ता है, और वह भी आखिर सुधीर के प्यार की खातिर झुक ही गई एवं सुधीर का प्यार स्वीकार कर लिया। सभी प्रेमी जोड़ों की तरह अभी इनकी भी जिंदगी पंख लगाकर उड़ रही थी, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी के बंधन से परे। वैसे भी प्यार कहाँ ऊंच नीच, गरीबी अमीरी या जात पात देखता है, वह तो बस किसी से भी हो जाता है। इस तरह पायल और सुधीर का प्यार भी कुलांचे भर रहा था। एक दिन वह भी आया जब दोनों सामाजिक बंधन तोड़कर अपने रिश्ते में काफी आगे बढ़ गए, जितना आगे उन्हें नहीं बढ़ना चाहिए था। परिणाम स्वरूप पायल आदित्य के बच्चे की मां बनने वाली थी। पायल ने रोते हुए आदित्य को यह बात बताई। आदित्य ने पायल को समझाया और तसल्ली दी कि अगले महीने ही हम पापा से अपने रिश्ते के बारे में बात करेंगे और शादी कर लेंगे। पायल ने भी सहर्ष मान लिया था। पायल ने यह बात अपनी बहन रोहिणी को बताई। तब रोहिणी ने समझाया कि पायल, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वे उतने अमीर लोग, भला हम गरीबों को क्यों स्वीकारेंगे? तब पायल ने बताया, नहीं नहीं रोहिणी, सुधीर ऐसा लड़का नहीं है। अगले महीने ही वह सर यानी अपने पापा और के ट्रस्टी से बात करके हमारे रिश्ते की बात करेगा। अगला महीना भी आ गया। सुधीर का कॉलेज आना बंद हो गया। अब पायल परेशान रहने लगी। उसकी हालत देखकर आस पड़ोस भी कानाफूसी होने लगी थी। फिर भी पायल अपने आप को संभाले हुए थी कि सुधीर लौटकर जरूर आएगा। 2-3 महीने में ही पता चल गया कि सुधीर को पढ़ने के लिए उसके पिता ने बड़े शहर के किसी नामी कॉलेज में भेज दिया है। अब पायल का इधर रो रो कर बुरा हाल था। घर पर पायल की बहन रोहिणी ही पायल को संभालने वाली थी। माता पिता ने तो पायल के इस कृत्य के बाद पायल से मुंह फेर लिया था। बहुत हिम्मत करके वह रोहिणी को साथ लेकर ट्रस्टी जी के घर पहुंच गई और अपने होने वाले बच्चे का हवाला देकर बहुत हाथ जोड़े। रोहिणी भी अपनी बहन के लिए बहुत गिड़गिड़ाई, परंतु ट्रस्टी जी पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा बेइज्जती करके भगा दिया, यह कहते हुए कि तुम जैसे छोटे लोग और कर भी क्या सकते हो। शादी विवाह अपनी हैसियत वालों में होते हैं। मेरे बेटे के इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि एक चौकीदार की बेटी से विवाह करना पड़े। और लताड़ कर घर से भगा दिया। पायल ने विनती की कि कोख में बच्चा पल रहा है। उसके लिए सुधीर के पिता ने कहा, इसको अबॉर्ट करा दो और अपनी बिरादरी में कहीं भी शादी कर लो। रोहिणी ने भी सुधीर के पिता से विनती की कि सर, हम कहाँ जाएंगे डॉक्टर के पास, हम किसी को नहीं जानते हैं। तब सुधीर के पिता ने पैंतरा बदला और बोले, मान लो सुधीर से शादी होगी भी तो क्या, ऐसी लड़की से जो शादी से पहले ही गर्भवती होगी। शादी करने के लिए भी गर्भपात तो कराना ही होगा और हम अपने पहचान के डॉक्टर के पास ले जाएंगे। पायल और रोहिणी भी उनके झांसे में आ गई
और निर्धारित किए हुए समय में अगले दिन स्त्री विशेषज्ञ के पास लेकर पहुंच गए। गायनेकोलॉजिस्ट ने पायल को देखते ही अबॉर्शन से मना किया कि 6 महीने पूरे हो चुके हैं, मां के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन सुधीर के पिता अपनी जिद पर अड़े रहे कि सावधानी पूर्वक करो डॉक्टर, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। हार कर डॉक्टर को उनकी बात माननी पड़ी और आखिरकार वही हुआ जिस बात की आशंका डॉक्टर ने पहले ही व्यक्त कर दी थी। पायल की जान चली गई, बच्ची भी अबॉर्ट कर दी गई। पायल की कोख में बेटी थी। इस तरह कुछ धूर्त लोगों की धूर्तता में 2 जानें चली गईं। दिव्या नाटिका खत्म होते ही जोर जोर से हंसने लगी, जैसे कि उसके अंदर कोई आत्मा समा गई हो। कॉलेज का पूरा माहौल भयातुर हो गया था। आदित्य दहाड़े मारकर रोने लगा था और बोलने लगा, ये तो मेरी दीपिका की कहानी है। ट्रस्टी जी की तरफ घूमकर पूछने लगा, क्यों पापा, आपने क्यों झूठ कहा था कि चौकीदार काका अपनी बेटियों के साथ शहर छोड़कर चले गए हैं? आपने इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? इतने में भागकर दिव्या यानी कि पायल आदित्य के गले लग गई थी। आदित्य ने आगे कहा, 2 निर्दोषों की जान ले ली आपने पापा, पता नहीं रोहिणी और काका कहां पर होंगे। ट्रस्टी जी आदित्य पर चिल्लाए, तो क्या करता? तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से सड़क में पड़े हुए किसी कचरे को घर पर रख लेता। हां, हमने गर्भपात करने के लिए डॉक्टर को कहा था, पर मुझे नहीं पता था कि जान चली जाएगी। आदित्य चिल्लाया, झूठ मत बोलिए, डॉक्टर ने पहले ही बता दिया था कि मां को खतरा है। और आप अपना गुनाह स्वीकार करिए या फिर मैं पुलिस में जाकर गवाही देता हूं कि मैंने हत्या की है, परंतु एक बार रोहिणी और काका से मिलकर माफी मांग लूं, पर पता नहीं वे कहां होंगे। तभी हॉल के दरवाजे तरफ से आवाज आई, हम यहां हैं बेटा। पीछे से बाबा जी भी पुलिस को लेकर आ गए। आदित्य के दबाव में ट्रस्टी जी ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया और अपने सहयोगियों के साथ जेल चले गए। बाबा जी ने बताया, बालकों, जहां पर आपको मां बेटी दिखती थीं, वहां पर ये ट्रस्टी जी और उनके सहायकों ने पायल और उसकी अजन्मी नवजात बच्ची को दफनाया था। वह पायल ही मां और बच्ची दोनों रूपों में दिखती थी। दिव्या एक बार पुनः जोर से हंसने लगी और वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई थी। जब वह बेहोश होकर गिरी तब एक धुआं सा उठता हुआ ऊपर को गया और आकाश में विलीन हो गया। दिव्या को जब होश आया तब उसने पूछा, मुझे क्या हो गया था? सबने उसको पूरा किस्सा सुनाया। उसने भी राहत की सांस ली कि अच्छा हुआ जो उसकी छोटी सी मदद से किसी को इंसाफ मिल गया। और ट्रस्टी जी के लिए नफरत होने लगी, जिन्हें सब इतना सम्मान करते थे। तो साथियों, हमारी आज की स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है ये स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप आखिर तक कहानी को सुन रहे हैं तो मुझे बताइए कि स्टोरी आपको कितनी अच्छी लगी है। तो चलिए अब अपने कुछ लॉयल दोस्तों के नाम लेते हैं। महेंद्र सिंह अहमदाबाद, रिजवान, कल्पना महाराष्ट्र, सोनी जर्मनी से, सूरज, हरिनारायण चौहान नई दिल्ली, शिशिर कुमार नॉर्थ ईस्ट, राजश्री मुंबई, अभिषेक पटेल छत्तीसगढ़, हरिओम पांडे मुंबई, गोलू सुनीता डांगी भोपाल, डिंपल शर्मा हिमाचल। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।